God made the integers. All else is the work of man. Right? I think that is an amazing quote. Guys, you agree with that? Because अगर आप सोचेंगे मतलब हमें नेचर से क्या मिला है, हमें नेचर से सिर्फ नंबर्स मिले हैं एंड उसके बाद जो भी चीज़ हमने थ्योरी स्पीड के अंदर जो भी चीज़ें डेवलप की हैं वो इंसानों ने खुद से किया है, राइट? सो आपने बहुत सारी चीज़ों से आप अवेयर नहीं होंगे, लाइक एल्जेब्रिक नंबर थ्योरी, ये सारी चीज़ें मतलब जो आप रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं अगर आपने मास्टर्स या फिर आपने पीएचडी फ्यूचर में कभी परस्यू किया, देन जो नंबर थ्योरी होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम द नंबर्स दैट यू ओरिजिनली स्टार्टेड विथ. Okay, so guys, with that we'll start with the session, and guys, this is our first lecture of number theory at Vedanta Olympiad School. Guys, we are going to cover divisibility in this particular lecture, and this is a dedicated lecture series for ISI and CMI which me and Abhay sir are taking lectures on. Okay, so guys, in today's lecture we are going to talk about डिविजिबिलिटी. हम थ्योरी बहुत कम देखने वाले इस टॉपिक के ऊपर, हम मेजर फोकस करने वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि डिविजिबिलिटी से रिलेटेड होती हैं. ओके, सो गाइस, विद दैट बीइंग विल स्टार्ट विद द सेशन. एंड सबसे पहले अगर आप में से किसी को कोई डाउट है मुझसे, देन यू कैन रीच आउट टू मी पर्सनली थ्रू माय टेलीग्राम अकाउंट, दैट इज Sumit Rajput with 3 O's in it. Okay, so guys, with that being said, we'll start with the session, and this is our first lecture of ISI CMI number theory. Right, we already had a couple of lectures, maybe around 15-20 lectures. We have completed geometry, we have completed combinatorics, right? So now we are starting with number theory. This is going to be our last Olympiad topic. इसके बाद हम जेई की साइड जाने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ये सारी चीजें भी हम कवर करने वाले हैं. ओके, सो फॉर मोर अपकमिंग अमेजिंग सेशंस प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब वेदांत ओलंपियाड स्कूल जल्दी से. उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द सेशन. ओके, सो गाइस, वी विल स्टार्ट विद डिविजिबिलिटी. दिस इज आवर लेक्चर ऑफ डिविजिबिलिटी एंड विल टॉक अबाउट कि डिविजिबिलिटी होता क्या है. डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, उसका क्या मतलब है एक्चुअली में. ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, आपको उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी. अगर मैं आप लोगों के लिए एक स्लाइड ऐड करूं, तो अगर हम डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ओके, मैं बोलता हूं कि अगर एक नंबर है ए, वो दूसरे नंबर बी को डिवाइड करता है, सो मैं क्या लिखता हूं, दैट ए डिवाइड्स बी. ए और बी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगा. इसका क्या मतलब है, जो ए है दैट इज गोइंग टू डिवाइड माय नंबर बी. दिस इज ऑल इन डिविजिबिलिटी. ओके, अब अगर एक नंबर ए बी को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो मैं उस डंडे को ऐसे क्रॉस कर दूंगा, तो ये क्या हो गया, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई. तो ये क्या हो गया, दैट ए डज नॉट डिवाइड माय नंबर बी. अगर कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे कि 4 है, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, सो 2 इज गोइंग टू डिवाइड 4. ओके, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, जो ए होगा दैट इज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल्स टू बी, अगर ए बी को डिवाइड करता है तो. राइट, मैंने प्रॉपर मैथमेटिकल सेंस में नहीं लिखा, बट आपको समझ में आ रहा है. बट अगर आप ऐसा देख रहे हो कोई नंबर जो एक दूसरे नंबर को डिवाइड नहीं करता, यू कैन टेक 3 and 4. सो 3 डज नॉट डिवाइड 4, सो आ गया ना वही चीज. मतलब यहाँ पे जो 3 है, माई नंबर कैन बी बिगर ऑल्सो. लेट्स से 5 ऑल्सो डज नॉट डिवाइड 4. दिस इज ऑल्सो ट्रू. I don't know what is this happening. Yeah, 5 also does not divide 4. तो सिर्फ इतनी सिंपल चीजें डिविजिबिलिटी के अंदर. हम इस डिविजिबिलिटी के ऊपर मल्टीपल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं. जैसे कि अब मेरे पास अगर मल्टीपल नंबर्स आ गए तो किस तरीके से चीजें होने वाली है मेरी, तो उस चीजों के लिए यहाँ पे मैंने मल्टीपल प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं कि अगर मेरा एक नंबर ए मेरे दूसरे नंबर बी को डिवाइड करता है, तो यहाँ पे मेरा बी 0 तो नहीं होना चाहिए. सबसे पहले एक ये चीज सेटिस्फाई करनी चाहिए, और जो मॉडुलस ऑफ ए है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ बी. अभी तक आपने जब भी स्कूल के अंदर नंबर थ्योरी पढ़ा होगा तो आपने नंबर्स को हमेशा पॉजिटिव लिया होगा, लेकिन डिविजिबिलिटी ऑल्सो वर्क फॉर नेगेटिव नंबर्स. मैं यहाँ पे यही बोल सकता हूँ दैट -3 डिवाइड्स 6 एंड -6 ऑल्सो डिवाइड्स 12 एंड 3 ऑल्सो डिवाइड्स -12. तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली ट्रू हैं यहाँ पे. ओके, तो ये कुछ चीजें. एंड अब आप लोग ये कंफ्यूज मत होना कि व्हाट इज मॉडुलस ऑफ ए. मॉडुलस ऑफ ए इज जस्ट दी एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू, नॉन नेगेटिव वैल्यू, नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए. ओके, सिर्फ इतनी चीज है. ओके, सो नाउ विद दैट बीइंग सेड वी विल स्टार्ट विद दी मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. जैसे कि अब मैं बोलूं कि मेरा एक है नंबर ए जो बी को डिवाइड करता है, एंड जो ए है वो साथ में सी को भी डिवाइड करता है, तो जो ए होने वाला है वो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा. अल्फा बी प्लस बीटा सी को भी डिवाइड करेगा, और अल्फा बीटा यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकते हैं, दे कैन ऑल्सो बी 0, राइट, फॉर एनी इंटीजर अल्फा एंड बीटा. एंड उसके बाद एग्जैक्टली सेम चीज, मतलब इसका एक तरीके से कन्वर्स है कि अगर ए बी को डिवाइड करेगा और ए बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा, देन दिस इंप्लाइज दैट ए जो है वो सी को भी डिवाइड करने वाला है.
सिमिलरली ए तो ए को डिवाइड ही करेगा, एंड एक अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है तो ए सी को डिवाइड करने वाला है। मैं आपको इस प्रॉपर्टी को समझा देता हूँ, ये बोल क्या रही है। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ए इंटू के वन इज इक्वल्स टू बी, करेक्ट। एंड अगर आप नोटिस करोगे जो बी है वो सी को भी डिवाइड कर रहा है, देन यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, दैट बी K2 इज इक्वल्स टू सी। अब मैं यहां से C की वैल्यू A के टर्म्स में डायरेक्ट नहीं निकालूंगा, मुझे क्या मिलेगा, दैट A K1 K2 इज इक्वल्स टू C। तो अगर A C मतलब C का एक मल्टीपल है, या फिर सॉरी C एक मेरा A का मल्टीपल है, देन यहां से मुझे क्या मिलेगा, दैट A इज गोइंग टू डिवाइड C। तो ये मेरी कुछ प्रॉपर्टीज है, देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज एंड वी आर गोइंग टू यूज ऑल दीज प्रॉपर्टीज अ लॉट। एंड लास्ट वाली प्रॉपर्टी मेरी कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर A मेरे B को डिवाइड कर रहा है और B मेरे A को भी डिवाइड कर रहा है, देन दिस इंप्लाइज दैट वो मेरे दोनों नंबर इक्वल होने वाले हैं, नॉट इन एब्सोल्यूट सेंस, मतलब कि जो उनका मॉडुलस आने वाला है वो सेम होने वाला है। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि जो मेरा -4 है दैट इज गोइंग टू डिवाइड 4 एंड 4 इज आल्सो गोइंग टू डिवाइड -4, सो दिस डज नॉट इंप्लाइज दैट 4 इज इक्वल्स टू -4, दिस इज रॉन्ग। ओके, तो इसीलिए हमेशा मॉडुलस की बात करते हैं कि जो मॉडुलस ऑफ ए होगा दैट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ बी, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू जो उनकी होने वाली दैट इज गोइंग टू बी सेम। ओके, सो गाइस विद दैट बीइंग सेड वी विल स्टार्ट विद सम बेसिक प्रॉब्लम्स, जैसे कि अगर हम इस वाली प्रॉब्लम्स के बारे ओके, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, यू कैन मतलब आप लोगों ने ये यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम या फिर यूक्लिडियन डिवीजन लेमा की तरह आपने पढ़ा होगा स्कूल के अंदर। नाउ वी विल सी एग्जैक्टली क्या बोलता है। अगर मेरे पास एक नंबर b है एंड इस नंबर b को मैं a से डिवाइड कर रहा हूं, इस नंबर b को मैं a से डिवाइड कर रहा हूं, सो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, देयर विल एग्जिस्ट अ नंबर r जो कि a से छोटा होने वाला है। ओके, एंड r क्या होता है, मेरा रिमाइंडर होता है, अगर एब्सोल्यूट मतलब जो भी आपने स्कूल में पढ़ा होगा उस चीज के अकॉर्डिंग। सो नाउ वी विल सी कि क्या बोलता है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पेयर p, q फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सच दैट b इज इक्वल्स टू aq प्लस r, सॉरी दिस इज q। ओके, थोड़ा मिस टाइप है। सो ये क्या आने वाला है, b इज इक्वल्स टू aq प्लस r, सो दिस इज माय डिविडेंड, this is my divisor, this is my quotient, divisor, quotient and remainder and this is my dividend। ओके, तो ये जो आपने स्कूल के अंदर पढ़ा हो क्लास 6 क्लास 7 के अंदर, तो उसी चीज का हम यहाँ पे एक पार्शियल प्रूफ देखने वाले हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या दिखाने वाले हैं कि हमेशा एक r एग्जिस्ट करेगा जो कि a से हमेशा छोटा होगा, मतलब कि जो मेरा रिमाइंडर होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्मॉलर देन a। एंड रिमाइंडर क्या है, देख लेते हैं, यहां से हम रिमाइंडर निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहला केस, अगर मेरी b छोटा हो गया a से, b अगर छोटा हो गया a से, देन दिस डायरेक्टली इंप्लाइज जो मेरी q की वैल्यू आने वाली है दैट विल बी इक्वल्स टू 0, जो मेरी q की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर अब मेरा q 0 हो गया तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट b इज इक्वल्स टू r। एंड नोटिस करो कि जो b है दैट इज लेस देन a, सो दिस इंप्लाइज दैट r इज गोइंग टू बी लेस देन a। तो यहाँ पे हमने सबसे सिंपली प्रूव कर दिया कि जो मेरा r होगा दैट इज लेस देन a। मेरे पहले केस में था मेरी b की वैल्यू a से छोटी है, दिस इज अ वेरी बेसिक केस, बट हम ऐसे केसेस को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर जब भी आप कोई मतलब अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करो देन यू कैन नॉट ऑलवेज मिस आउट ऑल दीज केसेस। ओके, यू हैव टू ऑलवेज पे अटेंशन ऑन दी थिंग कि यहाँ पे ऐसा बोला ही नहीं है कि जो मेरा b है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a। अब मैं सेकंड केस कंसीडर करूंगा जब मेरी b की वैल्यू a के बराबर होगी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जो q की वैल्यू आने वाली है दैट इज इक्वल्स टू 1, q की वैल्यू मेरी 1 आने वाली है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, दैट b इज इक्वल्स टू a प्लस r। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, जो a और b है वो इक्वल है, तो यहाँ से मुझे मिला दैट r इज इक्वल्स टू 0। एंड नोटिस दैट 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन a, राइट, बिकॉज a इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे भी एक a मतलब r जो है वो मेरा a से छोटा है हमेशा। अब मेरा थर्ड एंड लास्ट केस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जब मेरी b की वैल्यू ग्रेटर देन a है तब क्या होगा, जब मेरी b की वैल्यू ग्रेटर देन a है तब क्या होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, देयर विल ऑलवेज एग्जिस्ट नंबर n सच दैट a टाइम्स ऑफ n इज ग्रेटर देन b। ओके, a टाइम्स ऑफ n इज ग्रेटर देन b। तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, देयर विल, मैं एग्जिस्टेंस दिखाने वाला हूँ कि मेरा रिमाइंडर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं दो चीज दिखानी है, एक तो मेरा रिमाइंडर एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक भी होना चाहिए। मेरा नंबर जो मेरा रिमाइंडर दैट शुड बी यूनिक, ऐसा नहीं कि मेरे पास मल्टीपल रिमाइंडर्स एग्जिस्ट कर रहे हो। तो मेरे पास ये चीज आएगी दैट a n इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन b। अब अगर मैं n की जगह पे q डालूं, सो दिस मीन्स दैट a इंटू q प्लस 1 इज इक्वल्स टू b इज ग्रेटर देन b। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, देयर एग्जिस्ट n सच दैट दिस इज a n इज ग्रेटर देन b एंड
दिस इज स्मॉलेस्ट सच n। ये मेरा सबसे छोटा n है जिसके लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू होती है। तो उसके बाद मैंने n को q+1 से रिप्लेस किया, दिस गेव मी दैट aq प्लस a इज ग्रेटर देन b। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, जो aq होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी लेस देन b, जो aq होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी लेस देन b, बट जो b है दैट इज ऑल्सो लेस देन aq प्लस a, राइट, इट इज ऑल्सो लेस देन aq प्लस a। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, जो मेरा रिमाइंडर होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी लेस देन माई नंबर a। यहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर होगा दिस विल गिव मी दैट मेरा जो रिमाइंडर आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी लेस देन नंबर a। तो यहाँ पे मैंने ये तो दिखा दिया कि मेरा नंबर r रिमाइंडर एग्जिस्ट करेगा जो कि लेस देन a होने वाला है, बट यहाँ पे हमने एक बेटर चीज जो हमें प्रूव करनी है वो अभी ये है कि जो मेरा रिमाइंडर होने वाला है वो हमेशा यूनिक होने वाला है। हमने इस चीज के अंदर यूनिकनेस कहीं भी प्रूफ नहीं किया है, सो दैट इज यू हैव टू डू इट एज अ होमवर्क। ओके, यू हैव टू ट्राई दिस कि आप किस तरीके से सोच सकते हो इसके बारे में कि आप कैसे प्रूव करने वाले हो कि आपका रिमाइंडर एग्जिस्ट करता है। ओके, सो गाइज विद दैट वी विल स्टार्ट विद सम प्रॉब्लम, एंड यहाँ पे जो हमारी पहले प्रॉब्लम, दिस इज अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम, आप इसको ट्राई कर सकते हो आराम से। प्रूव दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n द फ्रैक्शन इज इररिड्यूसिबल। मतलब इररिड्यूसिबल का मतलब क्या होता है कि आप इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे जो मेरा 3/6 फ्रैक्शन है दिस इज रिड्यूसिबल एंड इट इज रिड्यूसिबल टू 1/2, बट अगर वहीं पे आप फ्रैक्शन देखोगे 5/6 दिस इज इररिड्यूसिबल, राइट, एंड दिस इज रिड्यूसिबल, दिस इज इररिड्यूसिबल। ओके, ये इररिड्यूसिबल है और वो रिड्यूसिबल है। तो इस तरीके से आपको ये शो करना है कि जो आपका फ्रैक्शन होने वाला है 21n + 4 डिवाइड बाय 14 + 3 इज गोइंग टू बी इररिड्यूसिबल। ओके, सो अगर आपको इस प्रॉब्लम को ट्राई करना है देन यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड यू कैन जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट आउट। ओके, अदरवाइज वी आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम नाउ, एंड इसका सिंपल सॉल्यूशन है। आप यहाँ पे देखो कि मेरा 21n + 4 डिवाइडेड बाय 14n + 3 है, करेक्ट। अब मैं 21n + 4 को मैं ब्रेक आउट कर सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ दो पार्ट में। पहला पार्ट होने वाला है 14n + 3 का, एंड मेरा दूसरा पार्ट होने वाला है 7n + 1 का। एवरीथिंग इज डिवाइडेड बाय 14n + 3। तो अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्शन को सेपरेट आउट करूँ तो ये मुझे कर देगा 1 + 7n + 1 डिवाइडेड बाय 14n + 3। एंड अगर आप एक और चीज यहाँ पे नोटिस करोगे मुझे क्या दिया हुआ है, तो n है वो मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर n मेरा पॉजिटिव इंटीजर है तो n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब अगर मेरी n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है देन यहाँ पे क्या होने वाला है, जो मेरा 7n + 1 होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, एंड साथ ही में 14n + 3 होगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। आई मीन मैं यहाँ से ये भी डायरेक्टली क्लेम कर सकता हूँ कि जो मेरा 14n + 3 होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अ बिगर नंबर कंपेयर टू 7n + 1। जो मेरा 14n + 3 है दैट इज गोइंग टू बी अ बिगर नंबर कंपेयर टू 7n + 1। एंड अगर आप नोटिस करोगे मेरा न्यूमरेटर में मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा है जब मैं उसको 7 से डिवाइड कर रहा हूं। मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा है जब मैं उसको 7 से डिवाइड कर रहा हूं। सो जब मैं न्यूमरेटर को 7 या फिर n से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर दोनों केसेस में 1 आ रहा है। बट अगर मैं डिनोमिनेटर को 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर आ रहा है 3, और जब मैं डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर रहा हूं तो भी मेरा रिमाइंडर आ रहा है 3। तो मतलब मेरे रिमाइंडर सेम नहीं है, सो दिस नंबर कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो 1 सिमिलर नंबर। एंड इसका एक और बेटर ऑर्डिनेट सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम जीसीडी का यूज करते हैं। ओके, जिसके अंदर हम जीसीडी का यूज करते हैं। तो जीसीडी क्या होता है, जीसीडी इज माई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो अगर मेरे पास दो नंबर है ए और बी तो उनका जीसीडी इज इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ a - b, b। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, जो a है दैट इज ग्रेटर देन b। ओके, तो मेरा जीसीडी ऑफ ए भी होने वाला है जीसीडी ऑफ a - b, b। तो ये इस तरीके से अपने जीसीडी को रिड्यूस कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, जीसीडी ऑफ 14n + 3, 7n + 1 इज इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ, इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे मिलेगा, सॉरी दिस इज 21, दिस इज 21 21n + 4, 14n + 3। okay, just a minute, let me erase this. Yeah, 21n + 4, 14n + 3, so that is equals to GCD of, मतलब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को यही दिखाना कि इनका GCD बनाने वाला है, राइट। इट इज इक्वल्स टू GCD में a में से b को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, दिस विल गिव मी 7n + 1, 14n + 3। अब मैं इस GCD को वापस रिड्यूस करूंगा, इसको a मानूंगा, इसको b मानूंगा,
अब इसको ए मानूंगा, इसको बी मानूंगा, सो इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू GCD ऑफ 7n प्लस 2 7n प्लस 1। अब मैं वापस इसको ए मानूंगा, इसको बी मानूंगा, तो मेरा GCD और रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू GCD ऑफ 1 7n प्लस 1। तो इस तरीके से आप नोटिस करो 1 का किसी भी नंबर के साथ GCD जो होता है दैट इज ऑलवेज 1, तो इसीलिए इनका जो GCD आ रहा है दैट इज 1। सो दिस मींस दैट जो मेरा फ्रैक्शन है दैट इज इररिड्यूसिबल, बिकॉज इन दोनों नंबर की कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। ओके, सो अब इस चीज के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम एंड इसको सॉल्व करने का तरीका काफी अच्छा है। आप लोग अगर इस प्रॉब्लम को पहली बार देखोगे तो आप लोगों को लगेगा हाँ यार ये प्रॉब्लम तो काफी सिंपल है। मतलब अगर आप नोटिस करोगे अपने फ्रैक्शन को, आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, दैट दिस पर्टिकुलर फ्रैक्शन इज डिविजिबल बाय 120। तो अगर मैं आपको यहाँ पे हिंट दूं, देन दिस इज जस्ट इक्वल्स टू n इंटू n रेज़ टू द पावर ऑफ 4 माइनस 5n स्क्वायर प्लस 4। एंड अगर आप इसको फैक्टराइज कर दो, दिस इज गोइंग टू गिव यू n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। करेक्ट, आप इस फ्रैक्शन में लिख सकते हो। मैं इसीलिए आप लोगों के लिए ये प्रॉब्लम इतना सिंप्लीफाई कर दी है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, बिकॉज अभी तक जब भी आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी, आपने ये प्रॉब्लम हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के लिए सॉल्व की थी, बट आज आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है फॉर इंटीजर्स। आपको ये आज जो प्रॉब्लम दिस यू हैव टू सॉल्व इट फॉर ऑल द इंटीजर्स। अगर n मेरा नेगेटिव होता तो उस केस में आप किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो, अगर n की वैल्यू 0 तो आप उस केस में किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो, तो आपको सारी की सारी चीजें देखनी है। ओके, सो गाइस यू कैन जस्ट टेक सम टाइम एंड यू कैन जस्ट ट्राई टू पॉज द वीडियो हियर एंड यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल केसेस बनाने वाले इस प्रॉब्लम के लिए भी कि ये जो है वो मुझे सही आंसर देगी या नहीं देगी। तो सबसे पहले आप नोटिस करो, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, राइट। तो आई कैन राइट दिस एज, अगर यहाँ पे मैं 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं और 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं, देन जो ये मेरा पहला वाला पार्ट है, दिस लुक्स लाइक n प्लस 2 चूज 5, n प्लस 2 C2, n प्लस 2 C5 इंटू 5 फैक्टोरियल, करेक्ट। एंड जो ये मेरा ये वाला पार्ट होता है, जो मेरा ये पार्ट होता है, दिस इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। बट शर्त ये है कि जो मेरा n माइनस 2 है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली जहां पे मेरा n माइनस 2 है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, और आई कैन से दैट n इज ग्रेटर देन 2। तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 के लिए तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है कि दैट इट इज गोइंग टू बी, ये मेरा इंटीजर आने वाला है एंड 5 फैक्टोरियल इज 120। तो इस तरीके से मैंने सिंपली सॉल्व कर लिया है। जब जो ये मेरा नंबर है यहाँ पे जो n है दैट इज ग्रेटर देन 2, अब तब क्या होगा जब मेरा नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 2 है, जब क्या होगा जब मेरा नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ पे मैं एक और केस लेने वाला हूँ, जब जो n माइनस 2, मतलब ये मेरा पूरा जो पार्ट है दिस इज ऑल यू नो लेस देन 0, मेरे सारे के सारे नंबर लेस देन 0 हैं, वो मेरा सेकंड केस होने वाला है। एंड थर्ड केस तो बेसिक होने वाला है। मैं सेकंड केस में क्या ले रहा हूँ, जो मेरा n प्लस 2 है दैट इज ऑल्सो लेस देन 0, जो मेरा n प्लस 2 है दैट इज ऑल्सो लेस देन 0। अब अगर मेरा n प्लस 2 इज लेस देन 0 है, देन अगर मैं यहाँ पे n को मैं माइनस m से रिप्लेस कर दूं, देन दिस इज गोइंग टू गिव मी दैट माइनस m प्लस 2 इज लेस देन 0, सो m इज ग्रेटर देन 2, जो m होगा दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 2। तो जो ये फैक्टोरियल होने वाला है दिस इज आल्सो गोइंग टू एग्जिस्ट, बिकॉज यहाँ पे मैंने n को माइनस m से रिप्लेस किया है। तो अगर मेरा कोई नंबर a है वो n को डिवाइड कर रहा है, इट आल्सो इंप्लाइज दैट a इज आल्सो गोइंग टू डिवाइड माय नंबर m, राइट। ये चीज होने वाली है। तो यहाँ पे जब मैं n को माइनस m से रिप्लेस करूंगा तो भी मेरा रिजल्ट यहाँ पे होल्ड करने वाला है। अब मेरा थर्ड एंड लास्ट केस तब क्या होगा, जब मेरी जो n है वो इस इंटरवल में बिलोंग करता है, -2, -1, 0, 1 एंड 2। जब मेरा नंबर इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करेगा -2 से लेके +2 तक, तो जो ये मेरा प्रोडक्ट होने वाला है दिस इज गोइंग टू गिव मी 0, बिकॉज -2 से लेके 2 तक ये सारे के सारे नंबर में से कोई ना कोई एक फैक्टर तो 0 हो ही रहा है हमेशा, राइट। तो 0 तो हर नंबर से डिविजिबल है, तो दिस मींस दैट दिस आल्सो सेटिस्फाइज फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल। ओके, तो इस तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को 3 केसेस में डिवाइड किया। पहला, जब मेरी n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, सेकंड जब मेरी n की वैल्यू लेस देन -2 है, एंड थर्ड जब मेरी n की वैल्यू -2 से लेकर 2 तक है। तो मैंने इस प्रॉब्लम को 3 केस में डिवाइड किया, देन उसके बाद आई सॉल्व इट आउट एंड यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व द सेकंड पार्ट एज होमवर्क इन सिमिलर मैनर। आपको इसका सेकंड पार्ट सिमिलर मैनर के अंदर सॉल्व करने का ट्राई करना है कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो। ओके,
So guys, with that we'll move on to our next problem. So yeah, prove that this number raised to the 3 raised to the power of 4 raised to the power of 5 plus 4 raised to the power of 5 raised to the power of 6 is product of two integers, each of which is larger than 10 raised to the power of 2002. Each of which is larger than 2 raised to the power of 2002. So अगर मैं 2002 की बात करूं, so 2002 is smaller than, अगर मैं नोटिस करूं 10 raised to the power of 2002, this is smaller than 10 raised to the power of 2048, and that is equals to 10 raised to the power of 2 raised to the power of 11. Correct? 10 raised to the power of 2 raised to the power of 11. So आपको क्या दिखाना है कि जो ये दो नंबर हैं, इन दो नंबर का जो सम होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विच इज ग्रेटर देन 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 2002. मतलब कि मैं ये बोल दूं कि अगर इस नंबर के क्लोज टू किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट आ गया तो भी मेरा काम बन जाएगा, या फिर उनसे बड़ा हुआ फिर तो मेरा काम बन ही गया, राइट. सो इस तरीके से आपको इस प्रॉब्लम को ट्राई करना है. मतलब मैंने आपको बेसिक हिंट दिया है कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो. नाउ ओके, सो गाइस आई विल give you some buffer time to solve the problem here, and after that we'll try to see the solution. Okay, so take some time. Okay, I'll count for 3 till the time, try to solve it out. 1 2 3. So guys, just a minute. Yes, so now guys we'll try to see the solution of this 3 raised to the power of 4 raised to the power of 5 plus 4 raised to the power of 5 raised to the power of 6. So अगर आप नोटिस करोगे दोनों की जो पावर है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, राइट. जो मेरे दो नंबर की पावर है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 4. एंड नाउ अगर मैं देखूं, सो अगर आप देख पाओ तो आपका जो नंबर है ये m रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1/4 रेज टू द पावर ऑफ n रेज टू द पावर ऑफ 4 के फॉर्म का है. सबसे पहले आप नोटिस करोगे यहाँ पे आपकी m की वैल्यू क्या मिल रही होगी. आपकी m की वैल्यू आने वाली होगी 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 4, और यहाँ पे आपकी n की वैल्यू थोड़ी सी अलग होने वाली है. सो यहाँ पे क्या होगा 1/4 n रेज़ टू द पावर ऑफ 4 दैट इज इक्वल्स टू 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 6. एंड यहाँ पे क्या मिलेगा अगर मैं 4 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, सो n रेज़ टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1 हो जाएगा. सो दिस मीन्स दैट n इज जस्ट इक्वल्स टू 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4. सो इस तरीके से मेरी ये n की वैल्यू और ये मेरी m की वैल्यू, मैंने दोनों यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार. दिस इज 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4. इतना है. अब मैं क्या बोलता हूँ, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया. नाउ दिस इज अ वेरी टिपिकल फॉर्म. इस फॉर्म को मैं आगे जाके फैक्टराइज कर सकता हूँ बहुत अच्छे से. सो अगर आप नोटिस कर रहे हो दिस इज m रेज़ टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1/4 n रेज़ टू द पावर ऑफ 4. सो दिस इज इक्वल्स टू m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाय 2 होल स्क्वायर. अब अगर यहाँ पे मैं 2m स्क्वायर n स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई और ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे मिलेगा mn होल स्क्वायर माइनस mn होल स्क्वायर. तो जो मेरी पहली 3 टर्म है इनको मिला के मैं बना सकता हूँ दिस इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1/2 n स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस mn होल स्क्वायर. तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अगर इसको मैं आगे और सॉल्व करूं दिस इज गोइंग टू गिव मी m स्क्वायर प्लस 1/2 n स्क्वायर माइनस mn m स्क्वायर प्लस 1/2 n स्क्वायर प्लस mn. अगर आप नोटिस करोगे अगर ये वाला पार्ट मेरा a है वो वाला पार्ट मेरा b है, सो a इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन b. अगर मैं ये दिखा दूं कि जो ये नंबर है दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 2002 तो भी मेरा काम बन जाएगा, बिकॉज मेरा छोटा वाला नंबर 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 2002 से बड़ा है. तो दिस मींस बड़ा वाला नंबर जो होने वाला है दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बिगर देन दैट. तो इस तरीके से मैं आगे देख रहा हूं. अब मैं क्या बोलता हूं कि मैं इसको भी एक परफेक्ट स्क्वायर की तरह बनाने की कोशिश करता हूं. करेक्ट. अगर आप नोटिस करोगे दिस इज m स्क्वायर प्लस n/2 होल स्क्वायर. ओके, दिस इज n स्क्वायर बाय 2. मैं यहाँ पे मतलब n स्क्वायर बाय 2 को मैं सेपरेट आउट कर सकता हूँ एज n स्क्वायर बाय 4. व्हाट इज दिस हैपनिंग? n स्क्वायर बाय 4 प्लस n स्क्वायर बाय 4 के फॉर्म में. तो जो ये n स्क्वायर बाय 2 है इसको मैं दोनों इक्वल पार्ट में ब्रेकआउट कर सकता हूँ. तो ये है n स्क्वायर बाय 4 और माइनस mn, और साथ ही मैं n स्क्वायर
बाय 4 यहाँ पे मैं अलग से लिख लेता हूं। ओके, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम चीज। सो अगर आप नोटिस करोगे ये मेरा क्या आया, दिस इज इक्वल्स टू m प्लस n बाय 2 होल स्क्वायर, m माइनस n बाय 2 होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाय 4। करेक्ट, ये मेरा पहले वाले पार्ट का मैंने नीचे लिख दिया। अब मैं एक पेज और ऐड करता हूं, देन लेट मी राइट इट वंस अगेन। तो मैंने यहाँ पे अभी क्या बोल दिया, ओके अभी मैंने क्या बोल दिया, दैट m माइनस n बाय 2 होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाय 4। ये मेरा पहला वाला पार्ट आ रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, ये मेरा पहला वाला पार्ट आ रहा है m माइनस n बाय 2 होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाय 4। करेक्ट, तो अगर आप नोटिस करोगे दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन n स्क्वायर बाय 4, दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन n स्क्वायर बाय 4 बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी नॉन नेगेटिव, दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, सो दिस मींस दैट दिस इज ग्रेटर देन n स्क्वायर बाय 4। अब अगर मैं n स्क्वायर बाय 4 को कंपेयर करूं, व्हाट इज n स्क्वायर बाय 4? n स्क्वायर बाय 4 क्या है, स्टार्टिंग में दिस इज माय वैल्यू ऑफ n। अब यहाँ पे मैं n स्क्वायर बाय 4 की वैल्यू निकालूं, सो n क्या था मेरा, n was equals to 4 raised to the power of 5 raised to the power of 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ से मेरा n स्क्वायर क्या आने वाला है, n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 रेज्ड टू द पावर ऑफ 5 रेज्ड टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट, अब अगर इसको मैं 4 से और डिवाइड कर दूंगा तो ये मुझे क्या देगा, दैट n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज जस्ट इक्वल्स टू 4 रेज्ड टू द पावर ऑफ 5 रेज्ड टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, राइट। तो दैट इज इक्वल्स टू 4 रेज्ड टू द पावर ऑफ 5 रेज्ड टू द पावर ऑफ 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। सो 5 रेज्ड टू द पावर ऑफ 6 क्या होता है, हाँ 4 रेज्ड टू द पावर ऑफ 5 रेज्ड टू द पावर ऑफ 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप नोटिस करोगे 5 रेज्ड टू द पावर ऑफ 6 माइनस 1, तो अगर 4 की जगह पे मैं 16 कर दूं तो, सॉरी अगर 4 की जगह पे 16 कर दूं तो मतलब जो ये नंबर है, दिस नंबर शुड बी ग्रेटर देन 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 2002, ऐसा मुझे कुछ पोर्ट्रे करना है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सो 5 रेज्ड टू द पावर ऑफ 6 क्या होता है, 5 रेज्ड टू द पावर ऑफ 6 इज 25 रेज्ड टू द पावर ऑफ 3। 25 रेज्ड टू द पावर ऑफ 3 कितना होता है, 25 रेज्ड टू द पावर ऑफ 3 इज अ बिगर नंबर, इज अ वेरी बिग नंबर। तो अगर इसको मैं 4 रेज्ड टू द पावर ऑफ 6 करूं, देन 2 रेज्ड टू द पावर ऑफ 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 raised to the power of 11 minus 1 by 2. So 4 raised to the power of 2 raised to the power of this, but ये पावर मेरी काफ़ी छोटी हो रही है। ओके, सो गाइज आपको यहाँ पे यही इतना ही शो करना है, दैट 4 raised to the power of 5 raised to the power of 6 minus 1 by जो 2 है, that is going to be a number which is greater than 10 raised to the power of 2002, and that can be easily seen that this number O is greater than 2 raised to the power of 10,008, and that is 2 raised to the power of 4 raised to the power of 2002, and that is greater than 10 raised to the power of 2002। तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं बाकी बचे हुए पार्ट को। ओके, सो गाइज इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। एंड गाइज लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट S जो कि इंटीजर्स हैं, साथ ही में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि जो ये पर्टिकुलर इक्वेशन है, दिस शुड बी अ इंटीजर, दिस इक्वेशन शुड बी अ इंटीजर। हमें इस इक्वेशन को इंटीजर्स के लिए सॉल्व करना है। ओके, सो गाइज आई विल पॉज, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड यू कैन जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट आउट, एंड आफ्टर दैट वी विल सी द सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं आपको हिंट, अगर किसी को कुछ चाहिए, देन द हिंट इज गोइंग टू बी, यू हैव टू factorize or you have to write your numerator in such a way that there is some part that is multiple of 2x plus 1 and some part that is not multiple of 2x plus 1। आप उस तरीके से करो, आपका एक पार्ट इंटीजर आ जाएगा, आपका फिर बचा हुआ पार्ट रहेगा वहां पे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम न्यूमरेटर के अंदर एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो मेरे डिनोमिनेटर को दिक्कत ना कर रहा हो। अगर आप नोटिस करोगे जो मेरा डिनोमिनेटर है, दैट इज ऑलवेज ऑड नंबर। 2x प्लस 1 क्या मेरा हमेशा एक ऑड नंबर है, तो अगर मैं न्यूमरेटर में 8 मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, 8x क्यूब माइनस 24x प्लस 16। अब मैं चाहता हूं कि इस नंबर को मैं एज अ मल्टीपल ऑफ 2x प्लस 1 लिखूं, प्लस एक पार्ट जो कि मल्टीपल ऑफ 2x प्लस 1 नहीं है। तो यहां से अगर आप नोटिस करोगे, यहां से मैं 4x स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, अंदर बचने वाला है
2x, तो अगर यहाँ पे मैं एक टर्म लूँ 4x² एंड उसी टर्म को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ने वाला, राइट। सो अगर आप नोटिस कर रहे हो इन दो टर्म्स में से मैं 4x² कॉमन आउट ले सकता हूँ, अंदर बचेगा 2x + 1, 2x + 1 एंड माइनस 4x² माइनस 24x + 16। अब अगर इसमें से मैं 2x को कॉमन आउट लेता हूँ, दिस इज 4x², अंदर बचेगा 2x + 1। अगर यहाँ से मैं माइनस 2x कॉमन आउट लूँगा तो अंदर बचेगा 2x, और यहाँ से मैं अगर मैं 24x को माइनस 2x के फॉर्म में लिखूँ, मतलब माइनस 2x, एंड मेरा जो बचा हुआ पार्ट है, मेरे बचे हुए पार्ट को मैं लिखता हूँ नॉट प्लस माइनस 22x + 16। तो ये दोनों टर्म मुझे क्या देंगी, 2x + 1, एक और मुझे यहाँ पे टर्म मिलेगी, दैट इज 4x² × 2x + 1 माइनस 2x × 2x + 1। अब यहाँ पे मेरे पास माइनस 22x + 16 बचा हुआ है, माइनस 22x + 16। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, माइनस 11 कॉमन आउट लूँगा, माइनस 11, अंदर बचेगा 2x, और मुझे इस वाले नंबर से भी माइनस 11 यहाँ पे चाहिए, माइनस 11 यहाँ पे चाहिए। सो उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, माइनस 11, सो +1 यहाँ पे आएगा एंड दिस नंबर विल बी 16 एंड +11। सो अगर आप नोटिस कर रहे हो यहाँ वाले पार्ट से मैं 2x + 1 को कॉमन आउट लूँगा पहली तीन टर्म्स में से, तो मुझे मिलेगा 4x² माइनस 2x माइनस 11 इंटू 2x + 1 + 27। सो अगर यहाँ पे मैं एक और पेज ऐड करूँ तो मेरा पहला वाला पार्ट मुझे देगा 4x² माइनस 2x, 4x² माइनस 2x माइनस 11 प्लस 27/2x + 1। तो मैंने अपने एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके इस फॉर्म में लिख दिया, एंड साथ ही में ये जो ये नंबर है दिस बिलोंग्स इन इंटीजर, तो ये नंबर है मेरा इंटीजर है। सो दिस मस्ट इम्प्लाई दैट जो मेरा 27/4 नॉट 4x 27/2x + 1 है, दिस शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर ऐसी बात है देन दिस शुड इम्प्लाई दैट जो मेरा 2x + 1 है दैट इज गोइंग टू डिवाइड 27। तो इसका मतलब क्या है, ये सारे के सारे क्या है, मेरे ऑड डिवाइजर्स ऑफ 27 है, ऑड डिवाइजर्स ऑफ 27। तो मेरे ऑड डिवाइजर्स ऑफ 27 क्या है, सो दिस मीन्स दैट 2x + 1 जो है दैट शुड बिलोंग इन द इंटरवल +-1 +-3 +-9 एंड +-27। तो ये मेरे कुछ नंबर्स आने वाले +-1 +-3 +-9 +-27। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, जो मेरी x की वैल्यू है दैट शुड बिलोंग, मतलब मुझे यहाँ पे 8 वैल्यूज मिलने वाली हैं x की, तो दीज आर गोइंग टू द वैल्यू जो मेरे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करने वाली हैं। ओके, सो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। हमने यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई किया जिससे कि मैं न्यूमरेटर में से एक ऐसा पार्ट निकाल पाऊँ दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 2x + 1 और एक ऐसा पार्ट दैट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2x + 1 27। तो मुझे पता है ये पूरा पूरा नंबर एक इंटीजर है, तो दिस मीन्स दैट जो ये नंबर है 2x + 1 दिस शुड डिवाइड 27। तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, दैट 2x + 1 शुड बिलोंग इन दिस इंटरवल, एंड ये सारी की सारी मेरी वैल्यूज होने वाली हैं x की पॉसिबल वैल्यूज। ओके, तो 2x + 1 इज अ ऑड नंबर, तो ये जो नंबर है दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बिलोंग इन द इंटीजर्स एंड या ओके। सो गाइस इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख रहे थे। नाउ गाइस वी आर गोइंग टू सॉल्व लाइक सी वन लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे, एंड उससे पहले जिस किसी को भी इस प्रॉब्लम के अंदर डाउट आ रहा हो कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ों को सेपरेट आउट कर दिया या फिर यहाँ पे किस तरीके से मैंने ये जल्दी जल्दी चीज़ें कर दी, देन आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। सो मतलब जिन भी लोगों को इस लेक्चर के अंदर उतनी सारी डिफिकल्टी आ रही है समझने के लिए चीज़ें कि सर आपने ये चीज़ यहाँ पे कैसे कर दी, सर आपने वो चीज़ वहाँ पे कैसे कर दी, उन सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बताने वाला हूँ दैट वी हैव अ डेडिकेटेड क्रैश कोर्स फॉर IISc CMI जो कि अभी रिसेंट में ही स्टार्ट हुआ है, एंड यू कैन गो एंड you can try to join that batch, that is
ISI CMI क्रैश कोर्स आप देवेदांतु ओलंपियाड स्कूल की किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस वीडियो के अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे देन यू विल हैव समथिंग लाइक दिस। एंड अगर आप CMI ISI क्रैश कोर्स जो 11th नवंबर का हमारा स्टार्ट हुआ, इस पर क्लिक करोगे देन यू विल बी एबल टू गेट इनटू दिस कोर्स। एंड इस क्रैश कोर्स के अंदर वी आर गोइंग टू कवर द कंप्लीट सिलेबस ऑफ ISI एंड CMI एंड दिस कोर्स इज टेकन बाय मी। ओके, सो यहाँ पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं सब्जेक्टिव राइटिंग सिखाने वाला हूँ आप लोगों को, बिकॉज जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है वो होती है लोगों को सब्जेक्टिव राइटिंग में। सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी सब्जेक्टिव राइटिंग इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। एंड उसके अलावा यू आर गोइंग टू हैव मल्टीपल डेडिकेटेड टेस्ट, लाइक 12 टेस्ट होने वाले हैं, उनमें से कुछ आपके फुल टाइम टेस्ट होने वाले हैं, फुल सिलेबस टेस्ट एंड कुछ पार्ट सिलेबस टेस्ट, मतलब कुछ जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे उन टॉपिक्स के बेसिस पे हम आपका टेस्ट होने वाला है। एंड साथ ही में लास्ट में जब आपका एग्जामिनेशन पास में होगा उस टाइम पे आपके पास आने वाले हैं फुल सिलेबस टेस्ट, और उन्हीं टाइम पे हम आपको सिखाने वाले सब्जेक्टिव राइटिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो वीक पॉइंट होता है या फिर जिसमें उसको डर लग रहा होता है वो होती है सब्जेक्टिव राइटिंग। एंड मैं अपने सारे के सारे एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की थी, किस तरीके से आपको सब्जेक्टिव राइटिंग सीखनी चाहिए। तो हम सारी की सारी चीजें डिटेल में सीखने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। एंड जो कोर्स की फीस है दैट इज ऑल्सो वेरी मिनिमल, दैट इज ओनली 6,000 रुपीज। एंड या ओके, सो यू कैन जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड यू कैन जस्ट बाय दिस कोर्स आउट। ओके, सो गाइस नाउ वील कंटिन्यू विद दिस सेशन एंड वील सी वन लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे जो कि काफी डिफिकल्ट होने वाली है। जो आज की ये लास्ट वाली प्रॉब्लम है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। Not this one, I'm not talking about this one. Okay, so you can just try to see this problem as a homework because this is not something जो कि काफी difficult है। So guys, let's move on to our last problem of the day, and this is our last problem. Find the positive integer with exactly 12 divisors d1, d2 up to d12 that is equals to n, such that the divisor with index d4 that is d of 4 minus 1, जो ये -1 है, दिस इज इन दी नीचे की साइड है, दैट इज इक्वल्स टू d1 प्लस d2 प्लस d4 इंटू d8। इतनी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। ओके, तो गाइज अभी मुझे क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैं बता दूं दिस इज अ ओल्ड IMO प्रॉब्लम, एंड जिस किसी को भी नंबर चेंज में और कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है, बट दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी वेरी इजी। इसके अंदर आपकी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लगने वाली है, उसके अलावा आपको कुछ और चीज यूज नहीं करनी है। हम नंबर n के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, हमें 12 डिवाइजर्स दिए, हम उस इंफॉर्मेशन को बाद में यूज करेंगे। उससे पहले अभी हम देख लेते हैं डिवाइजर्स के बारे में कि वो क्या क्या मुझे मिलने वाला है। तो सबसे पहले दिस इज गोइंग टू बी अ डिवाइजर ऑफ n, डिवाइजर ऑफ n। तो ये दोनों भी मेरे डिवाइजर ऑफ n होने चाहिए। d ऑफ 8 तो है ही, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, दैट d1 प्लस d2 प्लस d4 होगा, दैट इज इक्वल्स टू di। ओके, सो आप इस पर्टिकुलर पार्ट से यू कैन जस्ट ट्राई टू पॉज द वीडियो हियर एंड यू कैन ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ। ओके, मैंने इतना हिंट आपको इसलिए दिया बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होने वाले हैं, दे माइट नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट एनी हिंट, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो कि सिर्फ और सिर्फ डिविजिबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है और नंबर ऑफ डिवाइजर्स के ऊपर, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, d1 प्लस d2 प्लस d4 दैट इज इक्वल्स टू di। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, दैट d ऑफ d4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू di इंटू d8। तो सबसे पहले दिस इज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल्स टू d12। तो एंड अगर आप नोटिस करोगे दो डिवाइजर्स, मतलब अगर मैं प्रोडक्ट देख रहा हूं, सो दैट इज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल्स टू माय d12 और यू कैन से नंबर n। दिस इज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल्स टू नंबर n एंड n इज ऑल्सो इक्वल्स टू d5 इंटू d8, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, दैट di इज लेस देन इक्वल्स टू d5, सो i इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल्स टू 5। एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये आई कि दैट di इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल्स टू 5, बट अगर आप नोटिस करोगे दैट di इज सम ऑफ d1 प्लस d2 प्लस d4, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा di होगा दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू d5, राइट, बिकॉज d4 प्लस समथिंग है तो वो d4 से तो बड़ा है ही। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, दैट i इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो यूजिंग बोथ दीज इंफॉर्मेशन आई कैन फिक्स दैट जो मेरी i की वैल्यू दैट इज जस्ट इक्वल्स टू 5, जो मेरी i की वैल्यू आने वाली दैट इज जस्ट गोइंग टू बी इक्वल्स टू 5, और कुछ यहाँ पे पॉसिबल नहीं होने वाला है। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो अगर यहाँ पे मैं एक पेज ऐड करूं तो अभी मुझे क्या मिला, दैट d ऑफ 4 माइनस 1 जो है दैट इज इक्वल्स टू d1 प्लस d2 प्लस d4 इंटू d8 एंड साथ ही में दैट d1 प्लस d2 प्लस d4 होने वाला है तो d5 के बराबर होने वाला है। ये चीज है मेरे पास। एंड
मेरे पास क्या है दैट D1 इज इक्वल्स टू 1, नॉट इक्वल्स टू, इज लेस देन D2, इज लेस देन D3, इज लेस देन D4, इज लेस देन D5 डॉट डॉट अप टू D12. इतनी इंफॉर्मेशन आ गई. ओके अब अगर हम यहाँ पे नोटिस करो D1 दैट इज माई डिवाइजर 1 दैट इज इक्वल्स टू 1, वो तो मुझे पता है, और D2 डिपेंडिंग ऑन माई प्राइम नंबर उसकी वैल्यू अलग अलग होने वाली है. बट यहाँ पे मैं एक और चीज फिगर आउट कर सकता हूँ अपने नंबर के बारे में कि जो ये D4 - 1 है ये मुझे डिनोमिनेटर के अंदर दिया हुआ है. सो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा D ऑफ 4 जो -1 होगा दैट इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल्स टू 12, बिकॉज मेरे पास मैक्सिमम 12 डिवाइजर्स ही हैं. तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, जो मेरी D4 की वैल्यू है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 13. जो मेरी D4 की वैल्यू, मेरा जो फोर्थ डिवाइजर है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 13. तो मल्टीपल चीज हो सकती है. मेरा जो डिवाइजर 4 है दैट कैन बी अ प्राइम नंबर, इट कैन आल्सो बी नॉट अ प्राइम नंबर. अब अगर मेरा एक नंबर n है जिसके 12 डिवाइजर्स हैं, अगर मेरे किसी नंबर n के 12 डिवाइजर्स हैं, या तो वो p रेज़ टू द पावर ऑफ 11 फॉर्म का होगा, या फिर p रेज़ टू द पावर ऑफ 5, p1 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 इंटू p2 फॉर्म का होगा, या तो p1 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 इंटू p2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 फॉर्म का होगा. तो अगर वो p1 रेज़ टू द पावर ऑफ 11 फॉर्म का है तो जो मेरा d4 आने वाला है वो क्या आने वाला है, ये आएगा p1, ये आएगा p2, ये आएगा p3, सॉरी p1 रेज़ टू द पावर ऑफ पावर 3, एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 13. ये मेरा पहला है जब मेरा नंबर n है दैट इज इक्वल्स टू p रेज़ टू द पावर ऑफ 11 फॉर्म का है. तो उस केस में मेरे पास p1 की कौन सी पॉसिबल वैल्यू होने वाली है, तो यहाँ पे मेरे पास एक ही आएगा दैट p1 इज इक्वल्स टू 2. उसके अलावा कोई और पॉसिबल वैल्यू ही नहीं है. जो मेरा p होने वाला दैट इज इक्वल्स टू 2. अब अगर p की वैल्यू 2 आई तो मैं देखता हूँ कि मेरा d5 क्या आएगा. जो d5 है दैट इज इक्वल्स टू d1 प्लस d2 प्लस d4 दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2, और d4 क्या आने वाला है दैट इज इक्वल्स टू 8, सो दैट इज इक्वल्स टू 11. तो जो d5 है, अब अगर यहाँ से देखो मेरे d5 की वैल्यू क्या है, d5 इज इक्वल्स टू p रेज़ टू द पावर ऑफ 4 दैट इज 16. सो दिस मींस दैट दिस इज नॉट पॉसिबल. यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है, बिकॉज जो d5 है दैट इज इक्वल्स टू d1 प्लस d2 प्लस d4. सिंस मेरा जो नंबर है दैट इज p रेज़ टू द पावर 11, तो मेरा d2 आने वाला है p, ये आने वाला है p स्क्वायर, ये आने वाला है p क्यूब, ये आने वाला है p रेज़ टू द पावर ऑफ 4. मतलब मैंने यहाँ से और एक चीज फिगर आउट की, जो p क्यूब है दैट इज लेस देन 13, तो यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है दैट इज 8, p क्यूब इज इक्वल्स टू 8, एंड वहां से मुझे मिला था जो मेरा प्राइम नंबर आएगा दैट इज इक्वल्स टू 2. एंड उसके बाद मैंने देखा कि जो d5 की वैल्यू वो 11 है, पर d5 की वैल्यू तो 16 होनी चाहिए ना, बिकॉज इट इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4. सो दिस मींस दैट दिस इज नॉट द पॉसिबल सॉल्यूशन. मतलब मेरा प्राइम p रेज़ टू द पावर ऑफ 11 फॉर्म का नहीं हो सकता. तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक चीज ये फिगर आउट की. नाउ लेट मी एट अनदर पेज. अब मैं चेक करता हूँ कि अगर मेरा नंबर n is of the form p raised to the power of 5 into q. ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है. तो मेरा पहला डिवाइजर है 1 that is less than 2, that is less than 3 d3, d4 less than d5, और d5 की वैल्यू क्या है d1 plus d2 plus d4 that is equals to d5. So guys, now you have to try and use some information to try to solve the problem from this point onwards, okay? And I will again give you some time to solve the problem from this part. You can take some time, you can pause the video here and you can try to solve it out, okay? Okay guys, should we continue with the solution then? तो यहाँ पे क्या होने वाला है, हमने अभी तक काफी इंफॉर्मेशन निकाल ली इस प्रॉब्लम के बारे में. सिर्फ दो इक्वेशंस, एक ही इक्वेशन जो मुझे गिवन थी. बट अगर आप एक और चीज यहाँ पे नोटिस करोगे तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, अगर मैं पहले पेज के ऊपर जाऊं तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जो मेरी i की वैल्यू थी दैट वाज इक्वल्स टू 5. तो मैंने क्या देखा था कि जो d1 प्लस d2 प्लस d4 इक्वल था दैट वाज इक्वल्स टू i. सो दिस मींस दैट इट इज इक्वल्स टू d5 इंटू d8 एंड दैट इज इक्वल्स टू माई नंबर n. सो इसका मतलब क्या है कि जो d ऑफ 4 - 1 है दैट इज इक्वल्स टू माई नंबर n. सो आई कैन यूज दैट इन्फॉर्मेशन. जो मेरा d ऑफ 4 - 1 है दैट इज इक्वल्स टू माई नंबर n एंड दैट इज इक्वल्स टू d12. तो यहाँ से मुझे मिलेगा d ऑफ 4 - 1 जो आने वाला दैट इज इक्वल्स टू माई नंबर 12, और d4 की वैल्यू आ जाएगी 13. तो जो मेरी d4 की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 13 ओनली, ओके. तो मुझे ये पता चल गया कि जो मेरा d4 की वैल्यू दैट इज 13, राइट. तो मेरी d4 की वैल्यू क्या होगी 13. मुझे यहाँ पे d2 की वैल्यू अभी तक नहीं पता है, d2 की वैल्यू मुझे यहाँ पे अभी तक नहीं पता है. सो गाइस आई एम गोइंग टू गिव यू like you can just try to solve the remaining part by yourself, and जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं that is very crucial and you have to complete the solution with this information कि जो d4 है that is going to be 13. तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका d5 आएगा that is going to be d2 plus 14 के बराबर.
जबकि d5 की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 14 प्लस d5. ओके, तो आपके दो केसेस बचे यहाँ पे सॉल्व करना, p रेज टू द पावर ऑफ 5 टाइम्स q और p रेज टू द पावर ऑफ 3, p raised to the power of 3 into q raised to the power of 2. Okay, p and q are prime numbers. You have to try to solve the remaining two parts and you have to check कि आपका कौन सा नंबर है जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, एंड यहाँ पे आपको कोई अलग थ्योरी की जरूरत नहीं है. यू हैव टू यूज बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इसमें गिवन है, एंड आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन इस ही रिजल्ट से निकाल के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. सो गाइज, दिस इज गोइंग टू बी इट फॉर दिस सेशन, एंड अगर किसी को भी कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. एंड विद दैट प्लीज मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब वेदांत ओलंपियाड स्कूल, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन पर्सनली रीच आउट टू थ्रू माय टेलीग्राम आईडी. ओके, सो गाइज, विद दैट बीइंग सेड विल एंड दिस सेशन. एंड जिस किसी को भी ISI-CMI का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, दे कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, एंड वो ISI-CMI क्रैश कोर्स के ऊपर जाके क्लिक कर सकते हैं, एंड फ्रॉम देयर ही कैन परचेज द कोर्स आउट. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव कोर्स फॉर ऑल द स्टूडेंट जिनकी अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई, उनको सब्जेक्टिव राइटिंग सीखना है. ओके, एंड अगर आपको कोई डाउट है इस कोर्स से रिलेटेड देन यू कैन ऑलवेज talk to the Vedantu team about the course कि इसमें किस तरीके से पढ़ाया जाने वाला है, and you can just reach out to the any teacher or the you can just call on the number जो कि यहाँ पे given होते हैं. So guys, that's it for this lecture. Okay, thanks for joining. Bye all, take care.